Is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और इसकी राइटर भी एन फ्रैंक ही है। ये उनकी लिखी हुई डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है और ये क्लास 10 के NCERT के क्लास 10 के इंग्लिश रीडर की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें, लेट्स नो समथिंग अबाउट एन फ्रैंक। Annalise Mary Anne Frank, 12th June 1929, February to March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands and in World War II. इनका पूरा नाम था एनालिस मैरी एन फ्रैंक। इनका जन्म 12 जून को 1929 में हुआ था और इनकी डेथ प्रोबेबली फरवरी या मार्च में 1945 में हुई है। ये जर्मनी में जन्मी हुई एक यहूदी लड़की थी जिसने ये तब लिखा था जब वह अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टरडम में गुप्त निवास कर रही थी जब ये द्वितीय विश्व युद्ध ने जर्मनी में नीदरलैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। Her family had moved to Amsterdam and after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. जब जर्मनी में नाजी शक्ति आई तो उसके परिवार ने एम्स्टरडम में स्थानांतरण कर लिया था, मतलब वहां से वो लोग चले गए थे एम्स्टरडम में, लेकिन वहां फंस गए थे। बट वर ट्रैप्ड यानी फंस जाना। वहां पर फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड के भीतरी भाग पर अपना आधिपत्य बढ़ाया। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब यहूदियों को बहुत अधिक पीड़ित किया जा रहा था या करा जा रहा था तो 1942 में ये परिवार उनके पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग के गुप्त कमरों में छिप गए थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. 2 वर्ष के गुप्तवास के बाद किसी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया यानी धोखा दे दिया। बिट्रे यानी धोखा देना। तो किसी ने उनके साथ विश्वासघात कर उनके बारे में बता दिया। तब उन्हें केंद्रीय कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया और यहाँ अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ दिन के बाद वो बर्गन बेल्सन में टाइफस की बीमारी में एन की भी मृत्यु हो गई। यानी उनकी जो बहन थी वो मार्गोट फ्रैंक, वो पहले उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद एन फ्रैंक की भी वहाँ मृत्यु हो गई। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the World War ended to find that her diary had been saved. जब युद्ध खत्म हो गया तो उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी ओटो फ्रैंक वहाँ जीवित रह गए और एम्स्टरडम वापस आए जहाँ उन्होंने पाया कि एन की जो डायरी थी वो सुरक्षित बच गई थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of The Diary of a Young Girl. जब पिता ने अपनी बेटी की डायरी देखी तो ऐसा मानकर कि एक अनोखा रिकॉर्ड था, उन्होंने इसे अंग्रेजी में एक युवा लड़की की डायरी के नाम से पब्लिश करवाया, छपवाया। The diary was given to Anne Frank for the 13th birthday
and chronicles the events of a life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. एन फ्रैंक को ये डायरी उसके 13th बर्थडे पे दी उपहार के रूप में मिली थी, गिफ्ट के रूप में मिली थी। इसमें उन्होंने 12 जून 1942 से लिखना शुरू किया और उसका अंतिम लेख जो उस डायरी में अंकित था वो था 1 अगस्त 1944 तक का। और ये सारी जो घटनाएं थी ये क्रमबद्ध तरीके से उसमें लिखी हुई थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. Uh, ये जो डायरी थी ये डच भाषा में लिखी हुई थी और इनको बहुत ढेर सारी अन्य लैंग्वेजेस में भी इसका ट्रांसलेशन कराया गया यानी अनुवाद किया गया और तथा ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. डायरी पर आधारित बहुत सारी फिल्में बनी, टेलीविजन और नाट्य रचनाएं बनी, यहाँ तक कि कई ओपेरा यानी नृत्य नाटिका भी बनी इस डायरी के आधार पर। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. ये जो डायरी थी ये एक परिपक्व परिज्ञानपूर्वक मस्तिष्क के रूप में वर्णित डायरी नाजी आधिपत्य में दैनिक जीवन का एक अभिन्न परीक्षण देती है। मतलब इसमें जितने भी इंसिडेंट्स लिखे थे ये कहीं ना कहीं एक परिपक्व और परिज्ञान पूर्वक मस्तिष्क का वर्णन देती है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Anne Frank एक प्रचंड अग्नि के सबसे अधिक जाने जाने वाली चर्चित शिकारों में से एक उस समय के लिए बन गई थी। So, here the chapter starts. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मुझ जैसे मनुष्य के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that latter or neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. ना केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, ऐसा लेखिका कहती हैं कि ना केवल इसलिए कि मैंने कभी इससे पहले कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं स्वयं ना कोई व्यक्ति 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखता होगा। मतलब उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसकी डायरी हो, कभी कोई पढ़ेगा, एक 13 साल की लड़की के फीलिंग्स के बारे में कोई सोचेगा, कोई भी इंटरेस्टेड होगा इस चीज़ को जानने के लिए, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। Oh well, it does not matter. ठीक है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। म्यूजिंग्स यानी भूल गई बताना, म्यूजिंग्स यानी विचार, उस लड़की के 13-year-old लड़की के विचार। I feel like writing and have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है ताकि मैं अपने छाती का बोझ हल्का कर सकूं, अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकूं। Paper has more patience than people. ये हमेशा एग्ज़ाम में जो आप लोग मैट्रिक का या बोर्ड या CBSE का एग्ज़ाम्स में जब आप लोग 10th के बाद वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल जस्टिफाइड। पेपर के अंदर एक कागज़ में इंसानों से ज़्यादा, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पेशेंस होता है इसको जस्टिफाई करें।
ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मैंने इस कथन के विषय में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी उदास अनुभव कर रही थी. अपने हाथों में ठोड़ी को पकड़े हुए घर पर बैठी हुई थी, उदास, व्याकुल, निरुत्साहित, यह सोचते हुए कि क्या मुझे घर पर ठहरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए. मतलब यहाँ वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे. वो बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा बोर्ड थी और वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, डिप्रेस्ड थी. I finally stayed where I was brooding. Brooding यानी चिंतन करना. I finally stayed there where I was brooding. अंत में मैं घर पर ही रुक गई, जहाँ थी वहीं चिंतन करते हुए. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Grandly यानी शान से. हाँ, कागज में अधिक सहनशीलता होती है. क्यों? क्योंकि मेरी योजना थी कि मैं इस सख्त जिल्द वाली किताब, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, किसी भी दूसरे को पढ़ने ना दूं, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता. तो शायद इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब उस एन फ्रैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने दिल की बात उस डायरी में लिखेगी और अपने आप को हल्का फील करेगी. नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Prompt यानी उत्साहित करना. अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने के लिए उत्साहित किया. वो क्या था? I don't have a friend. मेरा कोई मित्र नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं इसे और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली थी या अकेली है. And I am not. और मैं अकेली हूँ भी नहीं. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मेरे पास स्नेही माता पिता, 16 वर्ष की एक बहन और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ. I have a family. मेरा एक परिवार है. Loving aunts and a good home. प्यार करने वाली आंटीज हैं, मौसी हैं, चाची हैं और एक अच्छा घर है. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक सच्चे मित्र के अलावा. All I think about when I am with my friends is having a good time. जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूँ, एक अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूँ. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हम और आत्मीय होते नहीं दिखते. मतलब एक दूसरे को हम लोग कुछ भी क्लोज नहीं होते, किसी भी तरह का क्लोजनेस नहीं है उन फ्रेंड्स के बीच में. शायद यही समस्या है, शायद यही प्रॉब्लम है. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बताते. हम लोग
हम लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. फिर भी ऐसी ही स्थिति है और दुर्भाग्यवश इसके परिवर्तन की भी कोई संभावना नहीं है। मतलब ये जो चीजें हैं, किसी और पे भरोसा नहीं कर पाना, ये चीजें बदलने वाली नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए मैंने डायरी आरंभ की है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस परीक्षित प्रतिबिंब को बढ़ाने के लिए मैं उस प्रकार के तथ्यों को संक्षेप में यानी शॉर्ट में लिखना नहीं चाहूँगी जैसा कि सामान्यतः लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी सबसे अच्छी मित्र बने, इसलिए मैं इसे किटी कहकर पुकारूंगी। ये एग्जाम में भी आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एन फ्रेंड, तो इसको याद रखना आप लोग कि डायरी का नाम एन फ्रैंक ने किटी रखा था। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यद्यपि किसी को भी यदि मैं धृष्टतापूर्वक फौरन कहना चाहूँ तो किटी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी चाहूँगी कि अपने जीवन का एक छोटा सा चित्रण, संक्षिप्त चित्रण मैं प्रदान करूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता यानी यहाँ एन फ्रैंक लिख रही हैं कि मेरे पिता सबसे प्रिय पिता है, अडोरेबल यानी प्रिय। मेरे पिता सबसे प्रिय पिता हैं। उन्होंने मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि वो 36 वर्ष के नहीं हो गए और मेरी माता की उम्र 25 वर्ष की न हो गई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। I was born on 12th June 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4. मैं 4 वर्ष तक फ्रैंकफर्ट में रही। My father immigrated to Holland in 1933. मेरे पिता 1933 में हॉलैंड में रहने चले गए। यहाँ इमाइग्रेटेड यानी विदेशवास करना, यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, ठीक है, तो यहाँ इसको इमाइग्रेट करना कहते हैं। तो मेरे पिता हॉलैंड 1933 में इमाइग्रेट कर गए या चले गए। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई, जबकि मार्गोट और मैं अपनी दादी के साथ रहने के लिए आशन चली गई। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Margot दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैंने फरवरी में उसका अनुसरण किया, यानी एन फ्रैंक वहाँ फरवरी में गई जब मुझे उसके जन्मदिन के उपहार के स्वरूप टेबल पर प्लंक डाउन कर दिया गया। प्लंक डाउन यानी
फेंकना या पटक देना। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से एन फ्रैंक लिख रही हैं कि मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट, एज अ बर्थडे प्रेजेंट, यानी मार्गोट के बर्थडे के दिन मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में उसे टेबल पर पटक दिया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. मैंने जल्द ही मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी की पढ़ाई प्रारंभ कर दी और मैं 6 वर्ष की उम्र में वहाँ रही, 6 वर्ष की उम्र तक वहाँ रही, जिस समय मैंने पहली कक्षा आरंभ की थी। In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. और 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस प्रधानाचार्य थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. वर्ष के आखिर में हम दोनों ने जब एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दी, हार्ट ब्रेकिंग यानी हृदय विदारक विदाई दी, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, यानी जो हेडमिस्ट्रेस थी और एन फ्रैंक दोनों की आंखों में आंसू थे फेयरवेल के समय। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. सन 1941 की गर्मियों में जब दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो उस समय मेरे जन्मदिन पर छोटा सा ही समारोह किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा यानी दादी का 1942 में स्वर्गवास हो गया, उनकी डेथ हो गई। No one knows how often I think of her and still love her. किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें प्रायः याद करती हूँ और मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. Intent यानी प्रयोजन रखना। और 1942 में जब अगली बार फिर से एन फ्रैंक का जन्मदिन आया, तो वो जो जन्मदिन था वो पहले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के प्रयोजन से, यानी पूरा करने उस जो पहले साल की जो कमी रह गई थी सेलिब्रेशन में, उसको पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था और अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। The four of us are still doing well. हम चारों अब बिल्कुल ठीक हैं। And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. Dedication यानी समर्पण। और इसके साथ ही मैं आज 20 जून 1942 पर आती हूँ और अपनी डायरी के प्रति सम्मान पूर्वक समर्पण पर आती हूँ। यहाँ से एन फ्रैंक ने अपना डायरी लिखना शुरू किया। ये थोड़ा सा छोटा सा एक स्केच दिया कि उनका जन्म कब हुआ था, फिर वहाँ से वो लोग इमाइग्रेट कर गए, फिर दादी का डेथ हो गया, and after that she came to the present day, that was 20 June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. Dearest Kitty, यानी प्रिय किटी, हमारी पूरी कक्षा डर के मारे पूरी तरह से कांप रही है। Quacking in its boots यानी पूरी तरह से कांपना, ये एक फ्रेज है। The reason, of course, निसंदेह इसका कारण है अगली मीटिंग, जिसमें अध्यापक ये फैसला लेंगे कि अगली कक्षा में कौन जाएगा और इस पुरानी कक्षा में किन को रोक दिया जाएगा, मतलब रिजल्ट का टाइम। Half the class is making bets. आधी कक्षा में शर्तें लग रही हैं। GM and I
love ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their bet. जीएन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों सीएन और जैक्स की मूर्खता पर हंस रहे हैं, जिन्होंने पूरी छुट्टियों की बचत को दांव पर लगा दिया है, शर्त पर लगा दिया है. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. मतलब सुबह से लेकर शाम तक तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं. इस तरह के तर्क से ये पूरा दिन बीत गया. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. Outburst यानी फिस्फोट, यहाँ पर चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना. यहाँ पर जी की चुप रहने के लिए जो प्रार्थना थी, प्लीडिंग थी, और मेरा क्रोध से चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना भी उन्हें शांत नहीं कर पाया. सभी शर्ती लगाने में ही बिजी थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept aback. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. यहाँ पर एन फ्रैंक लिखती हैं कि यदि तुम मुझसे पूछो तो कक्षा में इतने डमीज हैं, यानी बेवकूफ हैं. यहाँ पर वो डमीज का रियल मीनिंग होता है पुतला, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है बेवकूफ. वो लिखती हैं कि कक्षा में इतने ज़्यादा बेवकूफ हैं कि 1/4 विद्यार्थियों को इसी क्लास में रोक लेना चाहिए. लेकिन टीचर्स यानी अध्यापक गण धरती पर ऐसे जीव हैं जिनके विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. अनप्रेडिक्टेबल, जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. मैं और अपनी सहेलियों तथा अपने बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ. एन फ्रैंक को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है. The only subject I'm not sure about is maths. सिर्फ एक ही विषय है जिसके बारे में ये श्योर नहीं हूँ मैं, वो है मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. कोई बात नहीं, हम लोग केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं. Until then we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम एक दूसरे से संयम ना खोने के लिए कहते हैं. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी बनती है और मेरे स्कूल में कुल 9 अध्यापक हैं, 7 men और 2 women. इनमें से एक के बारे में ये लिख रही है एन फ्रैंक, दैट इज मिस्टर कीसिंग. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Mr. Keesing, जो कि पुराने फैशन के हैं, ओल्ड फौजी है ना, वो पुराने फैशन के गणित के शिक्षक हैं और युगों से, ऐसा वो लिखती हैं कि युगों से, एजेस, वो युगों से यानी लंबे अरसे से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework. Assigned यानी sorry, यहाँ पे it is a mistake. Assigned यानी देना, किसी चीज़ को, किसी काम को assign करना, यानी कोई काम करने के लिए देना. तो after several warnings, कई बार के वार्निंग्स के बाद, चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया. An essay on the subject a chatterbox. और वो सब होमवर्क क्या था? एक प्रस्ताव था, एक निबंध था जो इसका नाम था एक बातूनी. चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स यानी बातूनी. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. एक बातूनी,
इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है? मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक और मैंने अपनी कॉपी में इसे लिख लिया और tucked it in my bag and tried to keep quiet. Tucked it यानी डट कर खाना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है ठूसना। वो गुस्से से उस कॉपी को, उस नोटबुक को जिसमें उसने टाइटल ऐसे का लिखा और उसे टक्ड इन कर दिया यानी बैग में ठूस दिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट और चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने होमवर्क समाप्त कर लिया तो मेरा ध्यान उस essay की तरफ गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं पेन की नोक को चबाते हुए मैंने उस विषय पर सोचना आरंभ कर दिया। जनरली बच्चों की आदत होती है, बच्चों की या बड़ों की भी कह सकते हैं कि अगर वो लिखते हुए कुछ सोच रहे हैं ना तो वो पेन का जो टिप होगा वो उनके ऑटोमेटिकली उनके मुंह में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ एन फ्रैंक की भी ये आदत थी कि वो जब सोचती तो उसके पेन का जो टिप होता वो उनके मुंह में चला जाता। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी यहाँ वहाँ की बेसिर पैर की वर्ड्स उस ये में ऐसे में लिख सकते थे। शब्दों के शब्दों के बीच में अधिक स्पेस छोड़ सकते थे, खुला खुला लिखकर निबंध लिख सकते थे। लेकिन चतुरता तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को युक्तिपूर्ण तर्कों से प्रमाणित कर दिया जाए। I thought and thought. मैंने सोचा और सोचा। And suddenly I had an idea. और मुझे एक अचानक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मिस्टर कीसिंग ने जो मुझे लिखने के लिए दिए थे मैंने उस पर 3 पेजेस लिख डाले और मैं संतुष्ट हो गई। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about the inherited traits. Inherited यानी अनुवांशिक, जो कि आप अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हैं वैसे गुण। तो ट्रेट्स यानी गुण। तो मैंने तर्क दिया कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण और मैं यथासंभव जितना हो सके इसे कंट्रोल करने का प्रयास करूंगी, लेकिन मैं इस आदत को पूरी तरह कभी भी सुधार नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ यदि अधिक नहीं तो उतना ही बोलती थी जितना कि मैं, यानी ये जो बोलने वाला जो गुण है ये एन फ्रैंक को उनकी माँ से मिली थी। और आप विरासत में मिले किसी गुण या किसी आदत का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीसिंग ने मेरे तर्कों को खुलकर हंसते हुए अगले पाठ के दौरान सुनाया और इसे पढ़कर खूब हंसे। और अगले पाठ के दौरान, अगले क्लास के दौरान मैं फिर से बातें करने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible यानी जिसे रोका ना जा सके। तो इस बार उन्हें दूसरा निबंध लिखने को दिया जिसका शीर्षक था बातूनी जिसे रोका ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons.
मैंने उसे भी लिख कर दे दिया। अब मिस्टर कीसिंग के पास 2 और क्लासेस तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the third lesson he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब तीसरे पाठ के दौरान उनसे सहा नहीं गया। एन फ्रैंक को कक्षा में बात करने के अपराध की सजा के रूप में एक निबंध लिखना है जिसका शीर्षक है श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक। कितना फनी है ना। The class rolled. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब पूरी कक्षा जोर जोर से खिलखिलाने लगी और मुझे भी इस रिडिकुलस सब्जेक्ट को सुनकर हंसी आ गई। लेकिन एग्जॉस्टेड यानी थक जाना, यहाँ पर समाप्त हो जाना। इंजेन्युइटी यानी कौशल, स्किल कह सकते हैं। लेकिन बातूनी विषय पर लिखने का जो मेरा कौशल था, मेरा स्किल था, वो अब समाप्त हो चुका था। It was time to come up with something else. अब ये समय था कि कुछ और मौलिक लिखा जाए, something original, कुछ original. My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरी जो सहेली थी सैनी, उसने वो कविता लिखने में अच्छी है और उसने निबंध को आरंभ से अंत तक कविता में लिखने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। यानी उसने ये प्रस्ताव दिया कि वो इस ऐसे को लिखने में मेरी हेल्प करेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से कूद उठी या झूम उठी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. मिस्टर कीसिंग ने इस रिडिकुलस इस तरह के हास्यास्पद निबंध को देकर वो चाहते थे कि वो मेरा मजाक उड़ाए, मेरा मजाक उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, यानी एन फ्रैंक का मजाक उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि ये मजाक उन्हीं पर हो जाए। अब एन फ्रैंक क्या करेगी? आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता ख़त्म कर दी, वो बहुत सुंदर बनी। It was a duck, ये एक बत्तख माँ और हंस पिता और उनके 3 बत्तख बच्चों के बारे में थी, जिनके पिता ने चोंच मार मार कर सिर्फ इसलिए उन बतख के बच्चों को मार डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. भाग्यवश मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सही रूप में लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने ये पोएम कक्षा को पूरी क्लास को सुनाई और अपनी टिप्पणियों को भी उसमें जोड़ा और अन्य क्लासेस में भी इस कविता को पढ़कर सुनाया। Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी और कोई भी एक्स्ट्रा गृह कार्य नहीं दिया। इसके विपरीत आजकल मिस्टर कीसिंग मजाक भी करने लगे। तो ये था एन फ्रैंक का बचपन का स्टोरी जो कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी, और ये डायरी का ही एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है और यहाँ पर ये चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ इट इज सो, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर्स दोज हू नीड इट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू।